दौरे पड़ने की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण और प्रभाव अलग अलग लोगों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में दौरे मिर्गी रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मिर्गी होने पर व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं, जिन्हें फिट्स भी कहा जाता है। मिर्गी आमतौर पर बचपन से लेकर किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकती है। दौरा पड़ना मिर्गी का सबसे आम लक्षण है। हर दौरा मिर्गी नहीं होता। कई लोगों को मिर्गी हुए बिना भी जीवन में कभी कभी दौरे पड़ सकते हैं। दरअसल मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। विद्युत आवेगों के द्वारा ये एक दूसरे के साथ संचार करती हैं। दौरा पड़ने के दौरान विद्युत आवेग बाधित होते हैं, जो मस्तिष्क और शरीर के असामान्य व्यवहार करने का कारण बनते हैं। गंभीरता हर व्यक्ति में अलग हो सकती है, यानी दौरे के प्रकार अलग हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क में दौरा कहां से शुरू हुआ। अधिकांश दौरे 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलते हैं। मिर्गी रोग का सही इलाज करवाना आवश्यक है। ऐसा करने से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और मिर्गी रोग के कारण होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा जाता है जिंदगी या जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और अपनी जंग लड़नी पड़ती है, जिसमें सफल होके ही वो जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर बात की जाए उन लोगों की जो मिर्गी से प्रभावित है, उन्हें 2 तरह से जंग लड़नी पड़ती है। एक, उनको समस्या आती है रोग से संबंधित, यानी जो उसकी दवाएं हैं, इलाज कैसे होगा, उससे जूझना पड़ता है। और दूसरी बड़ी समस्या जो है वो सामाजिक भेदभाव, किस तरह से उनका जीवन चलेगा, क्या उनकी पढ़ाई ठीक से हो पाएगी या नहीं, उनका परिवार कैसा रहेगा, और खास तौर पर वो अपने व्यवसाय में क्या कर पाएंगे या क्या नहीं, इसे लेकर बहुत सा भेदभाव सामने आता है और बहुत जटिलताएं उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। किस तरह से उनके जीवन को सुगम बनाया जा सकता है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। साथ ही कैसे प्रबंधन होना चाहिए और क्यों जरूरी है मिर्गी का सही और पूर्ण इलाज लेना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर संजय पांडे, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनको लेकर जानकारी कम है और इसीलिए भ्रांतियां अधिक है। मिर्गी भी उन्हीं रोगों में से एक है। आवश्यक है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। मिर्गी से संबंधित कोई सवाल अगर आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111134। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आप हमारे पास अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं और एपिलेप्सी के बारे में जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितना बड़ा है इसका प्रारूप और कैसे किया जा सकता है इसका बेहतर तरीके से सामना। सबसे पहले डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे, मिर्गी रोग की जब बात आती है बहुत से भ्रम इससे जुड़े हैं और फरवरी के माह में जो दूसरा सोमवार होता है उसको इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी रोग जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी आवश्यकता है सामान्य लोगों को मिर्गी के विषय में जानकारी की? देखिए, मिर्गी के बीमारी के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं और ये सोसाइटी या कम्युनिटी लेवल पे भरी हुई हैं। तो इन भ्रांतियों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वो है अवेयरनेस या जागरूकता। अगर आपके पास सही नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन होगा तभी आप जो बीमारी की जो गलत भ्रांतियां हैं उससे आप उभर के ऊपर आ सकते हैं और हर मिर्गी के मरीज़ के सहायक बन सकते हैं। और इन मरीज़ों को जो हमारी लाइफ है उनके साथ जुड़ के और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी मतलब बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी अक्सर यंग एज में होती है और उसकी वजह से यंग एज में होने की वजह से बहुत बार इनकी पढ़ाई छूट जाती है, काम छूट जाता है या फिर शादी नहीं हो पाती, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सही नॉलेज या सही जानकारी नहीं है। जी डॉक्टर संजय पांडे, बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को दौरे आ सकते हैं। कौन सी स्थिति को ये कहेंगे कि व्यक्ति को मिर्गी रोग हो गया है? देखिए, मिर्गी रोग के जो कारण होते हैं वो एज पर डिपेंड करते हैं।
जैसे छोटे बच्चों में मिर्गी का कारण दूसरा हो सकता है, एक एडल्ट में मिर्गी का कारण दूसरा हो सकता है, और एक एल्डरली में मिर्गी का कारण दूसरा हो सकता है। जब मिर्गी के दौरे बार बार पड़ते हैं तो उसे हम मिर्गी रोग कहते हैं। और यह जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कारण ब्रेन का इन्फेक्शन भी है। जैसे कि हम एडल्ट्स में जो मिर्गी देखते हैं जिसमें पार्शियल सीजर हो सकते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्रेन में जो गांठें होती हैं, जैसे इन्फेक्शन की गांठें, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो गया या ट्यूबरकुलोमा हो गया, दिस इज़ वेरी कॉमन, और मोस्ट ऑफ द केसेज में ये ट्रीटेबल होता है। तो अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अगर छोटा बच्चा है तो उसे अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए या एपिलेप्सी एक्सपर्ट के पास ले जाइए। अगर कोई एडल्ट है या कोई एल्डरली है तो उसमें कारण दूसरे हो सकते हैं, उसके लिए अलग से इलाज और अलग से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जी, मिर्गी की जब बात आती है, सीजर्स की जब बात आती है, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, सूडो सीजर्स का भी जिक्र आता है, ये क्या स्थिति है और वो कौन से मिमिक्स हैं जिसमें लग सकता है व्यक्ति को कि ये दौरा है यानी मिर्गी है, बट वो दूसरे कारण उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, हर एक गिरना या बेहोश होना मिर्गी नहीं है। मिर्गी जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उनमें से एक मुख्य होता है जिसको हम स्यूडो सीजर या साइकोजेनिक सीजर्स बोलते हैं। अब ये अक्सर पाया जाता है हमारी जो फास्ट लाइफस्टाइल है या जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर पढ़ने का, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल रीज़न से बेहोशी होती है, और ये बहुत लंबी चलती है। नॉर्मली दौरा जो होता है ब्रेन से जो उत्पन्न हो रहा है वो 2 मिनट या 2 मिनट से कम के लिए हाथ पैर हिलते हैं, पर साइकोजेनिक सीजर्स जो होते हैं वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और इनमें जो है नींद में कभी दौरे नहीं होते हैं, और कभी भी कपड़ों में पेशाब नहीं होती है, और जो मूवमेंट भी होते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं, बिजार होते हैं। तो ये जो परेशानी है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसकी डायग्नोसिस गलत हो गई या स्यूडो सीजर की डायग्नोसिस सीजर हो गई या एपिलेप्सी हो गई तो एपिलेप्सी की फिर दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं जो लंबी चलती हैं, फिर उनके असर होते हैं। पर स्यूडो सीजर में ज़रूरी है कि हम पहले क्या उलझन है मरीज़ के मन में, क्या तनाव है वो देखें, उसका सही से काउंसलिंग करें और सही से उसकी दवाइयाँ दें ताकि मिर्गी की दवाई ना चले, दूसरी दवाई चले। इसके अलावा बहुत सारे सीजर जैसी कंडीशंस होती हैं, जैसे सिंकोप। कई बार अगर किसी ने खून देखा या कोई ऐसी सिचुएशन देखी तो बेहोश हो जाते हैं, या फिर एकदम से अगर हम कुर्सी से उठे या सो के उठे तो भी बेहोश हो जाते हैं, या बाथरूम में अगर आपके बाथरूम में गैस गीज़र लगा है और आपका बाथरूम पूरा बंद है तो भी बेहोशी बाथरूम में हो सकती है, जिसको हम गैस गीज़र सिंड्रोम बोलते हैं। ये मिर्गी नहीं है। बच्चों में जो क्राइंग स्पेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, जिसमें बच्चा जिद करता है या बिना जिद के कोई वजह से बहुत रोता है, तो रोते रोते बच्चे का रंग नीला हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है, इसको हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बोलते हैं। ये भी मिर्गी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होते हैं नींद की बीमारियां, जिसमें नींद में कई बार मरीज़ उठ के चलने लगता है या फिर नींद में चिल्लाता है या कुछ बोलता है, उसको भी मिर्गी नहीं है, ये अलग बीमारी होती है। कई बार ब्रेन में अगर जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है डीमाइलिनेशन हो जाए उसमें, तो डीमाइलिनेशन स्पेल्स होते हैं या स्पैज़म्स होते हैं, वो भी मिर्गी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बेहोशी को हम मिर्गी ना माने और मिर्गी की डायग्नोसिस सही तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके की जाए। उसमें बहुत ज़रूरी है जो हम बोलते हैं, अगर किसी को भी बार बार बेहोशी हो रही है तो आजकल हर एक के पास आधा वीडियो ईजी मशीन अपने जेब में है, जो हम बोलते हैं मोबाइल। तो अगर किसी को बेहोशी हो रही है, आप पहले तो फर्स्ट एड तो देंगे ही, पर उसके साथ एक और बाईस्टैंडर, जो दूसरा बाईस्टैंडर उस कमरे में है, वो मोबाइल पे उस बेहोशी का पूरा वीडियो बना के डॉक्टर को दिखा सकता है, जिससे डॉक्टर को बहुत आइडिया मिलेगा कि ये मिर्गी है या नहीं। जी, महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को दौरा पड़ रहा है या ऐसा लग रहा है कि कोई असामान्य लक्षण है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, जिससे विशेषज्ञ को सहायता मिलेगी पहचानने में कि दरअसल समस्या क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है ऐसे में करना क्या है। डॉक्टर संजय पांडे, पहली बार किसी को दौरा आया, आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ऐसे में रिएक्ट क्या करे, कोई पानी पिलाता है, कोई खड़ा करने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से मैनेज किया जाए?
देखिए, दौरा जैसे ही आता है हम पेशेंट को करवट लिटा दें और उसके मुंह में कुछ न डालें। हमने देखा है कि लोग पानी डालते हैं, चम्मच डालते हैं, जूता सूंघाने की कोशिश करते हैं। तो अगर दौरा आता है तो करवट लिटाएं ताकि उसका एयरवे बिल्कुल क्लियर रहे। तो ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग एंड सी से सर्कुलेशन। उसके नब्ज पे देखें उसका सर्कुलेशन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर दौरा 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चलता है तो इमीडिएटली पास के अस्पताल में ले जाएं। और जैसा कुछ नहीं करना है, मुंह में पानी नहीं डालना है, जूता नहीं सूंघाना है। और आजकल तो आपके डॉक्टर ने कई बार स्प्रे वगैरह दिए होते हैं, तो अगर आपके पास है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चलता है तो इमीडिएटली पास के अस्पताल में जाएं और जाकर इमीडिएट ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, जब भी किसी व्यक्ति को दौरा आता है तब उसको लगता है कि ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या चिंता रहती है, लेकिन अगर दौरा छोटा है, व्यक्ति को लगता है कि जीवन सामान्य हो गया, तो आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। सही डायग्नोसिस करना और पूरा इलाज लेना, ठीक ऐसा ही तब भी होता है जब दवाएं लेने लगते हैं और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, यानी दौरा नहीं आता। कितना आवश्यक है कि सही इलाज शुरू किया जाए और पूरा इलाज लें, यानी दवाएं बंद ना करें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे दौरे आ रहे हैं जो प्रोवोक्ड नहीं हैं या जिनका कोई ट्रिगर नहीं है, ट्रिगर अगर होता है जैसे अल्कोहल का सेवन करना, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनसे दौरे होते हैं वो खा लिए, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे दौरे बढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, जैसे ट्रामाडोल वगैरह, तो उससे भी दौरे पड़ते हैं। या ड्रग से भी, जो एडिक्शन वाले ड्रग्स हैं उससे भी दौरे पड़ते हैं, ये भी एक ट्रिगर हो गया। अगर शरीर में सोडियम कम हो गया, ये भी एक ट्रिगर हो गया। अगर शरीर में ग्लूकोज कम हो गया, ये भी एक ट्रिगर हो गया। तो इनको हम प्रोवोक सीजर्स बोलते हैं। ये मिर्गी नहीं है। मिर्गी वो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक सीजर्स हों, और उनमें ज़रूरी है कि हम अस्पताल में जाएं। और अगर डॉक्टर को सिम्टम्स जिन्होंने देखे हैं, जिसको हम बोलते हैं आंखों देखी या आई विटनेस, उनको वहाँ उनके मरीज़ के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डॉक्टर अगर जो भी पूछे उसका सवाल और जवाब दे पाएँ। फिर एक पेनलेस टेस्ट होता है जिसमें हम सर पे तार डालते हैं, उसको हम EEG बोलते हैं। ये 40 मिनट्स की जांच होती है जिसमें हम बहुत अवेक और स्लीप स्टेट में हम ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। और स्लीप स्टेट में ज़्यादातर पाया जाता है कि जो अगर दौरा है उसकी एक्टिविटी पिकअप हो जाती है। इसके अलावा हम MRI करते हैं। MRI में फोकल सीजर्स या पार्शियल सीजर्स में अक्सर हमको हमारे देश में पुरानी चोट दिखती है, जो हेड इंजरी पुरानी हुई हो, या फिर जैसे डॉक्टर संजय पांडे ने बोला कि कीड़ा होता है दिमाग में जिसको हम न्यूरोसिस्टिक का जो कैल्सिफिकेशन होता है उससे भी दौरे पड़ते हैं, या फिर TB पुराना हुआ हो ब्रेन में उससे भी दौरे पड़ते हैं, या एंसेफेलाइटिस हुई हो, या कोई स्ट्रोक हुआ हो पास में उससे भी दौरे पड़ते हैं। तो वो दिख जाता है फोकल सीजर्स में। और जनरलाइज सीजर्स में आमूमन MRI नॉर्मल होता है। फिर भी अगर EEG अब नॉर्मल है और 2 से ज़्यादा दौरे पड़े हैं तो डॉक्टर दवाई शुरू करता है। अब ये दवाइयाँ हमारे देश में, अच्छी बात यह है कि सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी दवाई हमारे देश में उपलब्ध है। बट मरीज़ को ये दवाई हर रोज़ खानी है बिना आधी डोज भी मिस किए, क्योंकि ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो ब्रेन के बैलेंसिंग केमिकल्स हैं या इनहिबिटरी केमिकल्स हैं इसको बढ़ाती है, और ब्रेन की जो एक्साइटोजेनिक केमिकल्स हैं जो दौरे को प्रोड्यूस करती हैं उसको कम करती हैं। अगर हम दवाई मिस करेंगे तो ये केमिकल का लेवल फिर से बिगड़ जाएगा। तो हर दवाई का हाफ लाइफ होता है। कई दवाई 24 घंटे काम करती है, कई दवाई 6 घंटे काम करती है। उसी अनुसार हम दिन में 2 या 3 बार या दिन में 1 बार ये दवाई देते हैं। अगर दवाई मिस हुई अगले दिन तो दौरा फिर से आएगा। इसीलिए बिना दवाई छोड़े खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मरीज़ एटलीस्ट 2 साल अगर दौरे नहीं पड़े, डॉक्टर अपनी समझ से अगर फोकल एपिलेप्सी है धीरे धीरे उस दवाई को कम करके बंद कर सकता है। अगर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है उसमें दवाई काफ़ी लंबी चलती है, और ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। मरीज़ को अपने आप दवाई कम या बंद नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर संजय पांडे, कमलेश कुमार जी हैं, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी बेटी है 3 साल की है, जब भी उसे बुखार होता है 100 से अधिक होता है तो उनको 5 मिनट से अधिक दौरे आते हैं। MRI की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन जो EEG कराया गया है उसमें कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं। क्या ये मिर्गी माना जाए या कोई और समस्या?
देखिए, बच्चों में जो दौरा आता है, खासकर जो 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच तक, और अगर वो फीवर के साथ होता है तो उसे हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं। लेकिन ये भी 2 तरह का होता है, एक सिंपल फेब्राइल सीजर, एक कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। तो जहाँ तक इनके सवाल से मुझे पता चलता है कि चूँकि दौरा 5 मिनट से ज़्यादा लगा है, और दूसरा है कि ईज एबनॉर्मल है, तो ये ज़्यादा चांस लगता है कि इसके बच्चे को कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है। अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है तो उसमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, और ये आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या आपके जो एपिलेप्सी एक्सपर्ट हैं, दे विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप उनके पास जाएं, लेकिन ये लगता है कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है और उसमें इलाज की ज़रूरत है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं बिहार से, नवाजुद्दीन हैं फ़ोन लाइन पर। नवाजुद्दीन साहब, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरी एक बच्ची है 1 साल की, उसको जन्म से ही मिर्गी आ रहा है। जी, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। देखिए, मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर जन्म से मिर्गी आ रही है, हो सकता है पैदाइश के टाइम जो डिलीवरी प्रोसेस है उसमें अगर डिलीवरी में डिले हुआ या बच्चा तुरंत डिलीवरी के बाद रोया नहीं, तो ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में मिर्गी होने का, जिसको हम बर्थ हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसके अलावा पैदा होने के बाद अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, सेप्टिसीमिया हुआ हो या मेनिंजाइटिस हुआ हो, उससे भी ब्रेन पे डैमेज होता है, जिससे बाद में दौरे पड़ सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, अगर दौरे 2 दवाइयों से बंद नहीं हो रहे हैं और वो 2 दवाई आप फुल डोज में ले रहे हैं, जितनी टॉलरेटेड डोज है बच्चे की उस डोज में ले रहे हैं, फिर भी दौरे बंद नहीं हो रहे हैं, इसको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं या दवाइयों से न ठीक होने वाली मिर्गी बोलते हैं। उसमें हम जरूर तीसरी दवाई भी शुरू करते हैं, बट हायर सेंटर जाके आपको एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, जिसको हम वीडियो ईजी बोलते हैं। वीडियो ईजी में हम मरीज़ को भर्ती करके 3-4 दिन दौरों को रिकॉर्ड करते हैं। दौरे रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसमें हमको पता चलता है कि दौरा एक पॉइंट से आ रहा है या दौरा पूरी ब्रेन से आ रहा है या दौरा अलग अलग जगहों से आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन किस जगह से आ रहा है, उसकी या तो उस जगह को हम निकाल सकते हैं, जिसको हम रिसेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। अगर पूरे ब्रेन से आ रहा है तो हम डिस्कनेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं या वेगल नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि आयुष्मान भारत में इन एपिलेप्सी सर्जरीज़ के लिए भी बहुत फैसिलिटी दी गई है। तो हमारे देश में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। कृपया करके अगर 2 दवाई पे भी बच्चा अगर कंट्रोल नहीं है, आपको ऐसे सेंटर्स में जाना बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर संजय पांडे, ये जो बात है कि एक तो कंट्रोल किया जा सके सीजर को अगर दौरा आ रहा है, और दूसरा आसपास के जो लोग हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि स्कूल में अगर इस तरह का कोई बच्चा है, पहला तो स्कूल के टीचर्स को बताया ही नहीं जाता, ये सोचकर कि उनका रिएक्शन क्या होगा। दूसरा, उनका जो डर है, स्कूल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको डर रहता है कि बच्चे क्या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसी होगी। किस तरह से दूर करना चाहेंगे इन भ्रांतियों को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मैं ये इस प्रोग्राम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे जिसको दौरा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हाँ, कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर बच्चे को दौरा हाल फिलहाल में आया है तो उसे 3 महीने तक स्विमिंग ना करने दें, ताकि जब तक उसका दौरा कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि स्विमिंग में एक रिस्क होता है एस्पिरेशन का। तो बाकी स्पोर्ट्स खेल सकता है, लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को दौरा है, और अगर बच्चे को दौरा आता है तो उसे इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जी, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, यही बात जब एपिलेप्सी के बारे में बात होती है तो सिर्फ महज एक रोग नहीं है, पूरा जीवन इसके साथ जो है प्रभावित हो जाता है। किस तरह से बताना चाहेंगी? पहली बात, अगर फीमेल्स उसके साथ अटैच्ड है, फीमेल को दौरे आ रहे हैं, कि अगर रिश्ता होने जा रहा है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वहाँ बताया जाए या नहीं। और दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ, कि अगर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में बताया तो शायद हमें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले या हो सकता है नौकरी ही चली जाए। किन बातों का ध्यान रखना है? और लिविंग विद एपिलेप्सी की जब बात आती है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी रहे, उत्पादकता रहे, और जो व्यक्ति है वो डिस्क्रिमिनेशन की बजाय अपना बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो दे सके, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है सिचुएशन? देखिए, एपिलेप्सी जिसमें मेंटल कोमॉर्बिडिटीज़ या साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटी या फिर कॉग्निटिव कोमॉर्बिडिटी नहीं है जी, ये एपिलेप्सी के मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
जो लेडीज़ हैं उनके लिए हमारी पहली एडवाइस जो होती है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए कि उनके पास कोई दिनचर्या हो या फिर उनके पास कोई कमाई का ज़रिया हो, चाहे वो बुनाई हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे उनके पास बुटीक हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो। उनको बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हों इस बीमारी के साथ। ये इसलिए नहीं है कि उनमें कोई कमी है, ये इसलिए है क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कमी है इस बीमारी को समझने के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर हेडेक है, जैसे मुझे माइग्रेन होता है, मुझे जब माइग्रेन होता है मैं आउट ऑफ एक्शन रहती हूँ वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स। मिर्गी के मरीज़ को जब मिर्गी का अटैक आता है तो 2 मिनट के लिए वो आउट ऑफ एक्शन होता है, उसके बाद 15-20 मिनट में वो ठीक हो जाता है जी। पर जीवन भर का उस पे धब्बा या कलंक या उसका जीवन भर का बहिष्करण होता है। ये गलत धारणा है हमारी कम्युनिटी में। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियां एम्पावर हों और पैरों पे खड़े हों। जी। शादी की बात तभी सोचें जब लड़कियों को आपने पैरों पे खड़ा कर दिया हो। शादी हो सकती है, हमारे देश में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि शादी के जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बच्चे होने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण संदेश की सामान्य रूप से फैमिली लाइफ भी चलाई जा सकती है, लेकिन बेहतर यह होगा कि अगर शादी या इस तरह के महत्वपूर्ण संकल्प या निश्चय ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसके बारे में बता दिया जाए जिससे आगे समस्या ना हो। फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर हैं, कृष्णा दत्ता जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था, मेरी बेटी का उम्र है 20 साल मैम जी। और 2022 जनवरी में एक ही बार उसका एक बार थोड़ा सा झटका आया था, दौरा पड़ा था जी। फिर हमने वो सफदरजंग में दिखाया था तो इमीडिएटली मैम ने वो एब्सेंस सीजर बोल के उनका दवाई शुरू कर दिया था। तो अभी एम्स में भी दिखाया, ईईजी एंड एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है। अभी उसका 2 दवाई चल रहा है। मेरा प्रश्न है कि 1 टाइम दौरा क्या ये हो सकता है? बिकॉज जब वो 16 इयर्स थी तब उसका वो बोलती है कि उसका ब्लैंक हो जाता है वो जी। तो व्हाट इज ब्लैंक होने से या दिस इज एब्सेंस सीजर, ये इसका क्या है? इसका हम बहुत चिंतित है बिकॉज एक बार उसका वो हुआ था जी। तो मेडिसिन तो अभी चल रहा है, वीडियो ईजी के लिए भी सजेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल। But डॉक्टर अभी तक मंजरी नहीं त्रिपाठी बता रहे हैं। डॉक्टर मंजरी बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या एडवाइस करना चाहेंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लैंक सीजर्स होते हैं और अमूमन तौर पे ब्लैंक सीजर को हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं। इस वाले जो दौरे हैं ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज के कैटेगरी में आते हैं और इनमें ईजी में हमको जनरलाइज्ड डिस्चार्जेस दिखते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपकी दवाई शुरू की होगी। चाहे एक दौरा आए चाहे 2 आए, एक पे भी अगर ईजी अबनॉर्मल है दवाई शुरू होती है। अगर दवाई नहीं शुरू करते बच्ची स्कूल में फॉल आउट करती है और पढ़ाई में पीछे रह जाती जी। एमआरआई नॉर्मल आएगा इस बीमारी में। कई बार ब्लैंक सीजर जो होते हैं वो फोकल नेचर के भी हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है शायद वीडियो ईजी एडवाइस किया गया हो। राइट। तो आपको जो है विशेषज्ञ द्वारा बताया गया इलाज जारी रखना है और उनके संपर्क में भी बने रहना है। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करते हैं। छोटे सवाल, बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मंजरी आपसे, क्या हर दौरा मिर्गी है? नहीं, हर दौरा मिर्गी नहीं होता है। जी। डॉक्टर संजय पांडे, क्या दौरे आना या मिर्गी रोग जेनेटिक या आनुवंशिक होता है? हो सकता है और कई बार रिस्क होता है कि अगर फैमिली में एपिलेप्सी के जीन है तो एक लिंक हो सकता है पेरेंट्स में, बच्चे में और फैमिली मेंबर्स में। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, क्या हर मिर्गी के रोगी में झटके लगना या बेहोश होना जैसे लक्षण उत्पन्न जरूर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिना झटके वाली मिर्गी भी होती है। डॉक्टर संजय पांडे, इनमें से क्या दौरे पड़ने या मिर्गी का कारण बन सकता है? न्यूरोसिस्टिकोसिस, मेनिंजाइटिस या जन्म के समय शिशु को पूरी तरह से ऑक्सीजन न मिल पाना? तीनों कारण हो सकते हैं दौरे के। जी। डॉक्टर मंजरी, इनमें से क्या दौरे को उत्पन्न कर सकता है मस्तिष्क में रसौली या ब्रेन ट्यूमर, एंसेफेलाइटिस या हेड इंजरी? ये सारे मिर्गी के कारण हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को अगर जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं बहुत तेज लाइट में रहे, नींद पूरी ना हो या तेज गंध हो, तो क्या उसका दौरा ट्रिगर हो सकता है? डॉक्टर संजय पांडे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी। दौरों की पहचान करने के लिए कि मिर्गी है या नहीं, कौन सी जांच बेहतर है? सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन या रक्त की जांच? डॉक्टर मंजरी। ईजी और एमआरआई ये 2 जांचें एसेंशियल होती हैं।
दौरे की जब दौरा पड़ रहा हो व्यक्ति को, क्या उसके मुंह में पानी डालना, पानी पिलाना, जूस पिलाना, कुछ खिलाने की कोशिश करना या चम्मच डालना उपयोगी हो सकता है? बिल्कुल नहीं करना है, वरना एस्पिरेशन होगा और सांस की जो रुकावट हो जाएगी और मरीज की इमीडिएट डेथ हो सकती है। बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, अगर व्यक्ति को झटके लग रहे हैं यानी दौरा आ रहा है तो उसको अगर पकड़ के कंट्रोल किया जाए तो उससे दौरा रुक जाएगा, बहुत से लोग सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, मरीज को जकड़ना नहीं है, उसको सिर्फ करवट दे के लेटाना है और नाक की दवाई अगर है वो नाक में दवाई डालनी चाहिए, मुंह में कुछ नहीं डालना है। और दौरे का वीडियो बनाया जा सकता है, जो दूसरे इंसान वहाँ खड़े हैं वो बना सकते हैं। डॉक्टर संजय पांडे, जो बच्चे या लोग दौरों से प्रभावित हैं यानी मिर्गी के रोगी हैं, वो ना तो खेल सकते हैं ना ड्राइविंग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जॉन्टी रॉड्स को देखिए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए दौरा फ्री पीरियड का और वो आपका रेगुलेटरी एजेंसी डिसाइड करेगा। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर एपिलेप्सी की दवाएं लेंगे तो उनका एडिक्शन हो जाएगा और उनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी अधिक होते हैं। नहीं, निरंतर मिर्गी के दौरे आते रहें उससे डेथ भी होती है, जिसको हम सूडेप बोलते हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। सो दवाई न खाने से ज़्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर संजय पांडे, क्या अगर दौरे दवाई से कंट्रोल ना हो तभी सर्जरी का रोल है और डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करना ही एकमात्र सर्जिकल प्रोसीजर है? अभी डॉक्टर मंजरी ने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया कि अगर 2 दवाइयों पे कंट्रोल नहीं होता है और ड्रग रिफ्रैक्टरी सीजर है तो एपिलेप्सी या डीबीएस या वीएनएस ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये आपका एक्सपर्ट डिसाइड करेगा। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, गर्भावस्था के दौरान या वो माताएं जो स्तनपान करा रही हो, उन्हें मिर्गी की दवाएं बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मिर्गी की दवाई खानी चाहिए और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकती है। बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क्स। बच्चों में अगर मिर्गी हो तो बहुत से बच्चे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए दौरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर संजय पांडे, देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है जिसको हम बिनाइन एपिलेप्सी सिंड्रोम बोलते हैं, बट अगर दौरा आता है आपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा इज इट ए बिनाइन सीजर और दिस सीजर रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, एपिलेप्सी के रोगियों के लिए कीटोजेनिक डाइट का कितना महत्व है, कितनी आवश्यक हो सकती है दौरों को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए? बिल्कुल, अगर 2 दवाइयों से दौरे ठीक नहीं हो रहे हैं और एपिलेप्सी सर्जरी का भी केस नहीं है तो हम कीटोजेनिक डाइट या मॉडिफाइड एटकिंस डाइट देते हैं। ये सर्टिफाइड डाइटिशियन देते हैं और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आती हैं। इसका मतलब है डाइट इफेक्टिव है और इससे 30% to 50% लोगों में 30 to 50% दौरे कम होते हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में डॉक्टर संजय पांडे उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जो मिर्गी का दौरा अगर किसी व्यक्ति को आता है तो उसके जीवन में कुछ और नहीं बचता? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ना करें। मिर्गी के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल आम लोगों की तरह हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आपका संदेश किस तरह से एपिलेप्सी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखा जा सकता है? देखिए, एपिलेप्सी के मरीज़ को एक निश्चय ठाननी है, मुझे मिर्गी है तो क्या, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ और मैं शादी भी कर सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड मिर्गी के मरीज़ का होना चाहिए और कम्युनिटी का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मिर्गी बाकी बीमारियों जैसी ही है या उसमें ऐसी घृणा या ऐसा धब्बा ना लगाया जाए कि मरीज़ जो है कम्युनिटी से अलग हो। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। डॉक्टर संजय पांडे, बहुत से भ्रमों को आपने दूर किया है और ये भी बताया है कि एपिलेप्सी या मिर्गी के रोगी के जीवन को किस तरह से सुगम बनाया जा सकता है, उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जीवन में सही संकल्प लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि सही संकल्प से जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और अपना दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है। तो आवश्यक हमारे लिए है कि मिर्गी और इस तरह के अन्य रोगों के जो रोगी हैं उनके प्रति अपना नज़रिया बदलें। हमें बदलाव की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि मिर्गी सिर्फ एक रोग है, जीवन का प्रभाव या जीवन का अंत नहीं है। वो व्यक्ति जो मिर्गी के रोग से प्रभावित है अगर सही तरीके से पूर्ण इलाज लेता है तो वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।